हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सुप्रभात और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अटेंशन कॉन्सेप्ट। यानी इसमें हम पढ़ेंगे अवधान की अर्थ क्या होते हैं, अवधान की रुचियाँ क्या क्या होती हैं और अवधान के प्रकार क्या होते हैं। ये जितनी भी टॉपिक्स के बारे में ये जो टॉपिक्स है ये आज के टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जो यूनिट है हमारी ये यूनिट 4 है और इस कोर्स का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग और इसकी जो यूनिट हम बताने जा रहे हैं वो यूनिट है हमारी 4.1। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट्स हो आप लोग हमसे तुरंत पूछिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं अवधान का अर्थ क्या है। अवधान, अटेंशन मीन्स होता है अवधान, यानी अवधान का अर्थ क्या है। अवधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ अटेंशन। ठीक है, तो अवधान का जो अर्थ है, अर्थ तो होता है कि अवधान मीन्स होता है किसी को सावधान करना या फिर किसी के प्रति अपने अपने व्यवहारों को एक दूसरे के प्रति बताना, चेतना हो गया या फिर किसी भी मीनिंग के साथ उसका बताना, इसे अवधान कहते हैं। चेतक की किसी वस्तु पर केंद्रित, चेतक के किसी वस्तु पर केंद्रित किसी भी वस्तु का आशा या निराशा से भेदभाव या फिर उच्चारण करना हमारा क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि अवधान की मीनिंग, अवधान की परिभाषाएं। ठीक है, अवधान की आज हम पहले परिभाषाएं बताते हैं, 2-3 परिभाषाएं बता देंगे अकॉर्डिंग टू। ठीक है, परिभाषाएं, पहली परिभाषा है जो श्री पीडी पाठक ने कहा है। किसने कहा है? श्री पीडी पाठक ने कहा है। क्या कहा है? पीडी पाठक ने कहा है चेतना की किसी वस्तु पर केंद्रित, चेतना एक केंद्र होता है, चेतना के किसी वस्तु मीन्स इमेज, इमेज पर केंद्रित, चेतना की किसी वस्तु के केंद्र पर केंद्रित होने को अवधान कहते हैं। अवधान कहते हैं। पहली परिभाषा है हमारी अकॉर्डिंग टू पीडी पाठक। पीडी पाठक ने क्या कहा है? चेतना की किसी वस्तु पर केंद्रित होने को अवधान कहते हैं। मतलब चेतना किसी संस्थान पर किसी प्रकार की वस्तु या किसी प्रकार के कोई बालक का किसी नॉलेज के प्रति केंद्रित होने का जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं अवधान। अब दूसरी आती है, हमें दूसरी बताते हैं डमविन के अनुसार। डमविन के अनुसार, ठीक है, डमविन के अनुसार था किसी दूसरी वस्तु के बजाय, इन्होंने क्या कहा था? किसी दूसरी वस्तु के बजाय, किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं श्री डी पाठक ने और डमविन ने दोनों ने कही एक ही बात है, लेकिन बात को अपना थोड़ा सा बात करने का थोड़ा स्टाइल जो है अपना बदल दिया है, अपनी बात को रखने का थोड़ा स्टाइल क्या बदल दिया है। श्री पीडी पाठक ने कहा था चेतना की किसी वस्तु पर केंद्रित होने को अवधान कहते हैं। उसी समय डमविन ने कहा किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। मतलब एक वस्तु नहीं लेना है, एक वस्तु के बजाय कोई और भी वस्तु हो तो उस पर चेतना का केंद्रीकरण किया जा सकता है। अब हम आते हैं अवधान की विशेषताएं पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गई हमारी परिभाषाएं। अब बात करते हैं हम अवधान की विशेषताएं।
अवधान की विशेषताएं। पहली विशेषता है हमारी मानसिक सक्रियता। पहली क्या विशेषता है? मानसिक सक्रियता। ठीक है, ये हमारी पहली विशेषता है। अवधान की विशेषताएं बालक, इसमें क्या होता है? मानसिक सक्रियता में क्या होता है? बालक का ध्यान बाह्य रूप से उत्तेजित होना, तथा विभिन्न प्रकार के उद्दीपन करना, मानसिक सक्रियता कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसिक सक्रियता कहलाता है। इन्होंने बताया बालक का ध्यान बाह्य रूप से उत्तेजित होना तथा विभिन्न प्रकार के उद्दीपन करना मानसिक सक्रियता कहलाता है। बालक यहाँ पर कोई भी बौद्धिक अक्षम बच्चा हो गया और उसका ध्यान बाह्य रूप से मतलब उत्तेजित मतलब गुस्सा होना, तथा बच्चा अगर गुस्सा हो रहा है तथा विभिन्न प्रकार के उद्दीपन विभिन्न प्रकार के अपने बॉडीज के द्वारा या फिर अपनी भाषा के द्वारा विभिन्न प्रकार के विचारों को व्यक्त कर रहा है, तो उसे क्या उसमें कौन सी कंडीशन हो रही है? मानसिक सक्रियता। मतलब बच्चे में ये विशेषता निम्नलिखित पाई गई है मानसिक सक्रियता की। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है हमारा अवधान का चयन। इसका दूसरा है हमारा अवधान का चयन। ठीक है, अवधान का चयन कैसे होगा? अवधान हमेशा किसी खास तत्व पर, अवधान हमेशा किसी खास में से स्पेशल किसी खास तत्व पर या प्रधान तत्व पर केंद्रित होता है। इसमें बालक अपनी रुचि व मनोवृत्ति के आधार पर किसका चयन करता है? अवधान का चयन करता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक था हमारा अवधान का चयन। अवधान हमेशा किसी खास तत्व पर या प्रधान तत्व पर केंद्रित होता है। इसमें बालक में बौद्धिक अक्षम कोई भी बच्चा हो, बौद्धिक अक्षम बालक अपनी रुचि व मनोवृत्ति के आधार पर अवधान का चयन करता है। रुचि में अपनी इच्छा के अनुसार और मनोवृत्ति में मनोविज्ञान, इच्छा और मनोविज्ञान के आधार पर अपने अवधान का चयन करता है। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। अब तीसरा है हमारा परिवर्तनशील। ये दो टॉपिक हो गए, तीसरा टॉपिक हम बताने जा रहे हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब तीसरा है हमारा परिवर्तनशीलता। तीसरा पॉइंट था हमारा परिवर्तनशीलता। इसमें क्या कहा गया है? अवधान में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। अवधान में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। अवधान में अटेंशन में इसे है जिसमें चेंजेस पाए जाते हैं। बालक किसी वस्तु
बालक किसी वस्तु को बहुत समय तक रखने के बाद उसमें परिवर्तनशीलता लाना प्रारंभ करता है और अवधान की क्रिया शुरू करता है दूसरा टॉपिक था हमारा परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता अवधान एक प्रकार की ऐसी यूनिट है या अवधान एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तनशीलता तो पाई ही पाई जाती है। बालक किसी वस्तु को बहुत समय तक रखने के बाद उसमें परिवर्तनशीलता लाना प्रारंभ कर देता है और अवधान की क्रिया शुरू कर देता है। आप ही सोच लीजिए कि अगर आप कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ मार्केट से खरीद के लेके आए और कुछ समय के बाद उसको आपने रख दिया, वो पुरानी हो गई, तो उसमें आप या तो उसे तोड़ के फेंक देंगे या फिर उस चीज़ को कुछ नया बनाने का प्रयत्न करेंगे। बौद्धिक अक्षम जो बच्चा होता है वो किसी न किसी प्रकार से पुरानी चीज़ों को यूज़ करने का तरीका सीखता है, क्योंकि जब DED स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे टीचिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उन्हें नए चीज़ों से ही कुछ करना सिखाएं, बल्कि सिखाने का प्रयत्न उन्हें ऐसे करते हैं कि पुराने जो घर पे वेस्ट मटेरियल है उससे हम बनाने की क्रिया को सिखाते हैं। इससे वो जब ये सीख जाते हैं तो परिवर्तनशीलता के कारण अपनी अवधान की क्रिया को स्टार्ट कर देते हैं। अब चौथा पॉइंट है हमारा सजीव केंद्र। पहले आ जाते हैं गतिशीलता पर। गतिशीलता में क्या होता है, अवधान में स्थिरता स्थिर नहीं होती है। अवधान में स्थिरता नहीं होती है। क्षणिक कार्य होते हुए दूसरी ओर गतिशील हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, गतिशीलता अवधान में स्थिर नहीं होती है और क्षणिक कार्य थोड़े ही कार्य होते हुए दूसरी ओर गतिशील हो जाते हैं, मतलब एक कार्य होने पर दूसरी ओर बढ़ गए। और तीसरा है हमारा सजीव केंद्र, पांचवा है हमारा सजीव केंद्र। अब सजीव केंद्र में क्या होता है, अवधान का कारण चेतना को माना गया है। अवधान का कारण चेतना को माना गया है। अवधान का कारण चेतना को माना गया है जो क्रियाओं को अवधान प्रदान करती है। अब एक है तात्पर्यता। ठीक है, छठा पॉइंट है हमारा तात्पर्यता। इसमें क्या गया है, तात्पर्यता को अवधान की मुख्य क्रिया माना गया है। ये 6 प्रकार की मैंने आप लोगों को विशेषताएं बताई। इस विशेषता में गतिशीलता में क्या होता है, अवधान में स्थिरता नहीं होती है, क्षणिक कार्य होते हुए दूसरी ओर गतिशील हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर अवधान स्थिर इसमें तो होता नहीं है गतिशीलता में, ठीक है, उसके बाद क्षणिक कार्य थोड़ा भी कार्य हुआ तो वो दूसरी ओर तुरंत मूव हो जाएगा। पांचवा है हमारा सजीव केंद्र। अवधान का कारण चेतना को माना गया है जो क्रियाओं को अवधान प्रदान करती हैं।
जो क्रियाओं को अवधान प्रदान करती है। सजीव केंद्र आप जान सकते हैं, सजीव केंद्र चेतना को कहते हैं, और फिर वो जो क्रियाएं होती हैं उनका उसमें अवधान उत्पन्न हो जाता है। और तात्पर्यता जो है इसकी मुख्य विशेषता है। तात्पर्यता को अवधान की मुख्य क्रिया को मुख्य तात्पर्यता जो है वो अवधान का सबसे प्रमुख मुख्य क्रिया और सबसे प्रमुख विशेषता भी है। ये 6 प्रकार की विशेषताएं। अब हम आगे बढ़ेंगे अवधान की दशाओं पर। आई होप कि आप लोगों को विशेषताएं समझ में आ गई हैं। इसमें 8 प्रकार की होती हैं दशाएं, अवधान की दशाएं। पहली क्या है? 1 2 3। पहली क्या है हमारी? गति। दूसरी अवधि। तीसरी है हमारी प्रकृति। ठीक है, ये हम बता जो रहे कि हमारी क्रियाएं हैं। और चौथी है स्थिर। पांचवी है विषमता। छठी है नवीनता है, और सातवीं है हमारी तीव्रता। ये 7 प्रकार की मैंने आप लोगों को बताई है। पहली है गति, दूसरी है अवधि, और तीसरी है प्रकृति, चौथी है स्थिरता, पांचवी विषमता, और छठी है नवीनता। ठीक है, और एक 8वीं भी है आकार। कौन सी है? आकार। इसमें आकार भी देखा जाता है, अवधान की आकार को भी देखा जाता है। और एक 9वीं भी लिख लेते हैं, स्वरूप। ठीक है, ये हमारी हो गई है 9 प्रकार की विशेषताएं। एक और थी, याद नहीं आ रही है मुझे। हाँ, शायद रहस्य थी, रहस्य। ठीक है, शायद नहीं है ही है। ठीक है, इसमें हमारी 4 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? गति, अवधि, प्रकृति, स्थिर, विषमता, नवीनता, तीव्रता, आकार, स्वरूप, रहस्य। अवधान की दशा में अवधान की गति को देखते हैं, मतलब उसकी प्रक्रिया को देखते हैं कि कार्य जो होता है वो किस कार्य में चल रहा है। अवधि, बौद्धिक अक्षम बच्चे के लिए अवधान की क्या सीमाएं हो सकती है और कितनी अवधि बच्चे को देनी चाहिए। तीसरी प्रकृति, बौद्धिक अक्षम बच्चे का अवधान के प्रति वातावरण कैसा रहा, अवधान कब तक स्थिर रहा। विषमता, बच्चे में किसी प्रकार की कोई विषम प्रक्रिया तो नहीं है। और छठा है नवीनता, नई चीजों का उच्चारण। सातवां है तीव्रता, बौद्धिक अक्षम बच्चे बहुत ज्यादा तीव्रता वाले होते हैं, तो उसमें भी देखा जाता है। आकार, किसी भी चीज को बना रहे हैं, किसी अपने आप को अवधान की किसी क्रिया में ढाल रहे हैं तो बच्चे का आकार कैसा है। स्वरूप, बच्चे अपना पूर्ण रूप से माता पिता से लेके अपने बच्चे का बौद्धिक अक्षम बच्चे का पूरा स्वरूप देखा जाता है। और 10वां है रहस्य, उस बीमारी के प्रति बच्चे बौद्धिक अक्षम बच्चा जो है उसको वो जो चीज कर रहा है उस चीज के प्रति क्या रहस्य है। ठीक है, अब अवधान में आते हैं। अवधान की आंतरिक दशाएं। अवधान की जो होती है आंतरिक दशाएं क्या होती है। अभी तो हमने आप लोगों को अवधान की दशाएं ही बताई। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 2 या 3 नंबर में आता है कि अवधान की आंतरिक दिशाएं कौन कौन सी हैं। नाम लिखिए, लॉन्ग में तो नहीं आता है लेकिन शॉर्ट में आता है। ठीक है, तो अब हम बताएंगे अवधान की आंतरिक दशाएं क्या कहलाती है। अवधान की आंतरिक दशाएं। तो पहली तो हो गई रुचि, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, रुचि बच्चे की पहली आंतरिक दशा है। ठीक है, दूसरी है ज्ञान, और क्या हो सकता है। पहली है रुचि, दूसरी है ज्ञान, तीसरी है आदत, चौथी है प्रशिक्षण, पांचवी है जिज्ञासा, छठी है मनोवृत्ति। ठीक है, ये हमारी हो गई है विशेषताएं और सॉरी आंतरिक दशाएं। 7वीं है वंशानुगत, 8वीं है पूर्वानुभव। बस ये हो गई हमारी 8 प्रकार की आंतरिक दशाएं। अगर आपसे पूछ ले कि अवधान की आंतरिक दशाएं कितनी होती है, नाम लिखिए
तो आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए, अवधान की आंतरिक दशाएं निम्नलिखित है या फिर 8 है? रुचि, ज्ञान, आदत, प्रशिक्षण, जिज्ञासा, मनोवृत्ति, वंशानुगत और पूर्वानुभव। रुचि में आंतरिक दशाएं उन्हें कहते हैं जो बच्चों को पता होती है, ठीक है। जैसे बच्चों को पता है कि बच्चे की रुचि सबसे ज्यादा किसमें है। ज्ञान, बच्चे को क्या क्या आता है, ठीक है, वो उसकी पहली रुचि। तीसरी आदत, बच्चे की हैबिट्स क्या क्या है। चौथा है प्रशिक्षण। पांचवा है जिज्ञासा, मतलब उल्लास, किसी को प्रति को करने की लालसा, किसी कार्य को करने की लालसा। मनोवृत्ति, मनोविज्ञान के प्रति। सातवां है वंशानुगत और आठवां है हमारा पूर्वानुभव, मतलब पहले का अनुभव। अब हम बता, लास्ट पॉइंट है मेरा, अवधान के प्रकार। अवधान के प्रकार। अवधान बेसिकली 7 प्रकार के होते हैं। होते तो 8 प्रकार के ही, लेकिन बुक्स में या फिर कहीं पर भी किसी यूनिट में अगर अवेलेबल है तो वो 7 प्रकार का है, ठीक है। अवधान होते हैं 7 प्रकार के। सबसे पहला है हमारा, 7 प्रकार के होते हैं ऐच्छिक अनुधान, ऐच्छिक अवधान, ठीक है। और दूसरा है हमारा अनैच्छिक अवधान। और तीसरा है हमारा अनभिप्रेत अवधान। तीसरा है हमारा, चौथा है हमारा अर्जित अवधान। पांचवा है तत्कालीन। और छठा है हमारा मूर्त अवधान। एक नीचे आ नहीं पा रहा है तो मैं उसे ऊपर लिख देती हूँ। 7 नंबर है हमारा अमूर्त अवधान, ठीक है। ये है हमारे अवधान। पहला अवधान के प्रकार बताइए, लिख देंगे आप लोग। अवधान के प्रकार होते हैं 7। अवधान 7 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है ऐच्छिक, दूसरा है अनैच्छिक, तीसरा है अनभिप्रेत, अर्जित, तत्कालीन, मूर्त और अमूर्त। ये हो गए हमारे अवधान के प्रकार। आज मैंने आप लोगों को अवधान का अर्थ बताया, अवधान की परिभाषाएं, अवधान की दशा और अवधान की आंतरिक दशा, और मैंने अवधान की विशेषताएं और प्रकार। आज अवधान के बारे में हमने चर्चा की। दूसरी यूनिट में भी जल्दी मिलेंगे। आगे की यूनिट में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज का टॉपिक बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ साथ इस कोर्स को पढ़ने और समझने की जिज्ञासा को सीखिए। बाकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, आप लोग हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स पर भी बता सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर खत्म हुआ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।